आदाब, सत श्री अकाल, जोहार छत्तीसगढ़। आज से एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं आप सबके लिए। क्राइम की स्टोरी हम सोचें कि शाम को लेकर आते हैं और आपको अजब कत्ल की गजब कहानी सुनाते हैं। आज इसी क्रम में पहली कहानी आप सबके सामने रखते हैं। जिसकी हत्या हुई वो जिंदा था तो फिर मरने वाला कौन था? ये कहानी एकदम सच्ची है। आइए शुरुआत करता हूं और अंत तक सुनेंगे तो आप सच में वाकई दंग रह जाएंगे कि ऐसी भी दास्तां होती है जुर्म की। आइए शुरू करते हैं। जुर्म की दुनिया वाकई अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं है और कई बार जो होता है असल में वो दिखता ही नहीं। ये कत्ल की कहानी भी कुछ वैसी ही है। जिस शख्स की मौत होती है मौके से उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट भी मिलता है। वहां से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि आत्महत्या का ही केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से तफ्तीश शुरू करती है, फिर से कहानी सामने आती है तो उसे जानकर पुलिस भी दंग हो जाती है। आज क्राइम की इस पहली कहानी में मध्य प्रदेश से, जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य जब बना उसके पहले मध्य प्रदेश से ही जुड़ा हुआ था। तो मध्य प्रदेश से हमने कहा कि शुरुआत करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश ही हुआ करता था। तो कहानी की यह दास्तां मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के एक बेहद ही सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की सच्ची कहानी आपको अब शुरू करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज प्लस 21 देख रहे हैं और मैं हूं आपका साथी अविनाश दुबे। भोपाल का सेंट्रल जेल, साल 2019, तारीख 29 जून। इस दिन पैरोल पर जेल से निकले कैदी को लौटना था। 14 दिन की पैरोल जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है। सूचना थी कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही आत्महत्या कर ली। लोकल पुलिस ने बताया कि एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, हैंडराइटिंग उसी की है और मौत की वजह भी उसमें बताई गई। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी है। यह जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार, उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के लिडबंड एरिया के हरिनगर में रहता था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप भी था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वो जेल में ही था। उसी समय राजेश के पिता की भी मौत हो गई थी। इसी वजह से उसे 14 दिनों की पैरोल मिली थी। 15 जून को वो पैरोल से बाहर आया। 29 जून को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी। इस वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपेट निकलने लगी थी, जिसे देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम, गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने पर देखा गया तो एक युवक बुरी तरह से जल चुका था। चेहरा और शरीर पूरी तरह जला हुआ था। देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था। फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वो दुखी था। अब परिवार में कोई उसे पैरोल भी नहीं दिलाएगा। इस वजह से वो अब दुनिया से निराश हो चुका है। लिहाजा वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा। इसके लिए आगे इसमें बात कही गई कि
ये सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को यह सूचना दी। क्या सूचना दी, जरा इसको समझिएगा। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने भी इसे एक तरह से बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। इसमें आगे लिखा गया, रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद एक नया मोड़ आया, जब वहां की पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। अब जरा समझिएगा कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा क्या गया। उस समय के भोपाल पुलिस के नए एसएसपी अखिलेश पटेल नीलबट का एरिया था। उन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था कि गला, सही सुन रहे हैं आप, गला दबने से जान चली गई है। अब आप सोचिए, अभी तक मैंने जो कहानी सुनाई वहां कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था, या जो घटना हमने बताई उसमें इस बात का कोई भी जिक्र नहीं था। गला दबने जैसी बात थी, आग लगने जैसी बात थी, किसी बीमारी से ग्रसित होने की। लेकिन अब एक नया मोड़ आया। मोड़ यह था कि गला दबने से जान चली गई, यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटने की नहीं है, बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। आगे सुनिएगा क्या कहता है रिपोर्ट। आगे इसी रिपोर्ट में लिखा गया, तुरंत मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफ अपने पास मंगवाई गई। अगर आग से जलकर मरा तो फिर गला किसने और क्यों घोटा? बड़ा सवाल है। आप भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार जब पूरी कहानी कहीं और रची जा रही थी तो आखिरकार एसएसपी ने इस घटना की बात क्यों कही? सभी फोटो को बारीकी से नजर डाला गया। एक फोटो में वो दिखते हैं, मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ है, जबकि कोई जलकर मरेगा तो वो तड़पने लगेगा। फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होंगे। जी हां, सही सुन रहे हैं। यदि मौत उस तरीके से हुई थी तो सच में दोनों पैर अलग हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस केस में कुछ भी ऐसा नहीं था। दूसरी तस्वीर देखी गई। आप दूसरी तस्वीर में क्या दिखा, जरा उसको समझिए। उनसे पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा पूरा जला था, जबकि हाथ और पैर ज्यादा नहीं जले थे। एक नई मिस्ट्री और सामने आ गई, और अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। इससे शक यही होता दिख रहा था कि कहीं हाथ और पैर बंधे तो नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए वो पुलिस अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर जाते हैं। मौके पर जाते हैं, क्या मिलता है आगे की कहानी में जरा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें लिखा गया, घटना स्थल को बारीक से देखते हैं, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन पहले जब राजेश परमार के साथ या एक दो और लोग भी देखे गए थे। अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की जगह फिर से खोलती है, जांच शुरू होती है। अब पुलिस को यह शक हुआ कि जिसकी मौत हुई उसकी पहले गला घोटकर हत्या की गई, लेकिन राजेश को जब सुसाइड ही करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था? अब पुलिस के सामने यह भी सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश ही ना हो। चौंक गए ना आप? कहानी की अगली कड़ी में चलता हूं। अगर ये राजेश नहीं है तो फिर कौन था? इन सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया। फिर रिश्तेदारों के जरिए उसका एक नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब बंद था जब जांच हो रही थी। उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। कहानी और मिस्ट्री बन गई। पुलिस ने जब उसके फोन की कॉल डिटेल चेक की तो एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी हुई, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो भी बंद था। वो नंबर था निहाल नामक युवक का। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी, और मन में सवाल भी यह था कि कहीं निहाल ही तो नहीं मारा। इसके अलावा और भी कई सवाल। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। फिर पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है।
और पहले राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने से यहां से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। आगे लिखा पुलिस ने, जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंची और दबोच लिया निहाल को। उसके बाद जब उसे कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने कहानी बताई, बेहद चौंकाने वाली कहानी। कहानी में क्या था समझिएगा। मरने वाले के दोस्त ने चौंकाने वाली वो कहानी बता दी जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। कहा, जेल से पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उससे संपर्क किया था, फोन पर बात हुई, वो उससे मिलने भी गया था। बातचीत के दौरान वो काफी परेशान था, इमोशनल भी था, क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब जिंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने सोचा कि वो दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए मर जाए और असल में जिंदा भी रहे। समझिए, मर भी जाए और जिंदा भी रहे। आगे सुनिए क्या बातचीत होती है। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज देखी थी। जी हाँ, इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज देखी थी, जिसके बाद एक खौफनाक उसके दिमाग में आइडिया आया। इसके लिए उसने घर में रहने वाली एकमात्र मां को पूजा कराने के बहाने 23 जून को ही बाहर भेज दिया। इस बात साजिश रची गई थी। 29 जून पैरोल खत्म होने के बाद भी उसे जेल नहीं जाने पड़ा, इसलिए 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर दूर कहीं जाने की तैयारी में जुट गया। इस काम में मदद के लिए उसने मुझे बुलाया, ऐसा निहाल कह रहा है पुलिस को, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस भी दिए, इसलिए उसके झांसे में आ गया। इस तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने के ठीक एक दिन बाद, पहले यानी 28 जून को हम दोनों की मुलाकात हुई। 28 जून की शाम को ही दोनों घर पर ही फोन छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपने ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिला। उस युवक ने अपना नाम राजू रैकवार बताया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नाम था राजू रैकवार। और दोनों फिर बातचीत करते हुए दोस्त बन गए। बातों में दोनों ने राजू को घर पर पार्टी करने के लिए, शराब पीने के लिए तैयार कर लिया। राजू मजदूरी करता था, इसलिए खाने और शराब के लालच में वह तुरंत तैयार हो गया। राजू भी दोनों के साथ राजेश के घर पर आ गया। यहाँ पर राजू को इन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाई। जब उसने अपने होश खो दिए तभी राजेश ने उसके गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर जिंदा भी हो तो आग से बच ना सके। आप सोच सकते हैं कहानी किस ओर मोड़ ले रही है। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लिटाया और घर में रखी किताब को उसके ऊपर डाल दिया। ये वही किताब थी जिसको वो कभी पढ़ा करता था। फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ दूर पर रख दिया ताकि वो सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए। इसके बाद दोनों ने बाइक से निकाला और पेट्रोल भी डाल दिया ताकि आग से वो पूरी तरह से जल जाए। चूंकि घर का दरवाजा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसलिए दोनों ने चतुराई दिखाते हुए घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और छत के रास्ते बाहर निकल गए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तीली को अंदर फेंक दिया। आप सोचिए कहानी कहां जा रही है। इस तरह जब आग की लपेट बढ़ गई तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो। आगे कहानी में साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड सिर्फ लिया और साउथ इंडिया में चला गया। वहीं निहाल गुजरात आ गया। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए, पूरी कहानी तो निहाल ने सुना दी, अब सच क्या है इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने मृत युवक के बारे में पता लगाया। तो यह सच निकला क्योंकि राजू रैकवार की पत्नी ने 28 जून की रात में लोकल पुलिस में गुमशुदगी का एक शिकायत लिखाई हुई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर में राजू की चप्पल भी मिली थी जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया था। ये जानकर पुलिस अब जांच में तेजी से जुट गई क्योंकि लगातार कड़ियां जुड़ती जा रही थी और कड़ियां सच की, जैसा निहाल ने कहानी सुनाया था उसी प्रकार कड़ियां भी जुड़ रही थी। चेन्नई में भोपाल पुलिस ने लुंगी पहन और तिलक लगा
राजेश को दबोचा। कैसे दबोचा जरा सुनिए। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन जब तक राजेश आंखों के सामने नहीं आ जाता तब तक जांच अधूरी ही थी। अब पुलिस को यह यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश किसी भी तरह निहाल से जरूर संपर्क करेगा। राजेश भी निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था साथ में। इसी तरह अगले ही दिन आखिरकार राजेश का फोन निहाल के पास आ ही गया। पुलिस की मौजूदगी में ही निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने वहां के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। निहाल ने बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद राजेश ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। इस पर निहाल ने कहा कि वो उसे जल्द ही बताएगा। इसके बाद फोन कट हो गया। अब पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी कहानी रची। इसके तहत पुलिस के कुछ लोगों को चेन्नई भेजा और उन्हें लोकल बनकर राजेश से मिलने के लिए बोला। इस तरह निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फोन नंबर शेयर किया, जिसके बाद राजेश पुलिस वाले को ही निहाल का दोस्त समझकर उससे बातचीत की और मिलने गया। जैसे ही राजेश ने लुंगी और माथे पर तिलक लगाए दो युवकों को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचा, तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाया। इस केस के बारे में खुद आईपीएस अधिकारी अखिल पटेल कहते हैं कि यह केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था, लेकिन जब बारीकी से केस की जांच हुई तो पूरा सच सामने आया। इसके बाद राजेश फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ये पूरा ब्लाइंड खेल कैसे हुआ, कहां से गुत्थी शुरू हुई और कहां जाकर सुलझी। कहानी लंबी जरूर थी, लेकिन आपको जरूर आनंद आया होगा, क्योंकि ब्लाइंड खेल था, कहीं से भी कोई कड़ी नहीं जुड़ रही थी। पुलिस ने लगातार प्रयास किया। एक लंबे प्रयास के बाद यह केस सफल हुआ और आज राजेश जेल की सलाखों के पीछे है, सजा काट रहा है। आगे भी हम आपको ऐसे ही खूनी दास्तां जरूर सुनाएंगे। यदि आपकी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर अच्छी रही तो आशा करता हूँ आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और ऐसी ही महत्वपूर्ण और जो ऐसी दास्तां जो अब तक आप तक अनसुनी रही जरूर सुनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए विदाई। आपका विनाश, शुक्रिया।